हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल, आप सभी का एक बार फिर से लकी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। बात चल रही है हमारी, पिछले लेक्चर में मैंने 10th क्लास सामाजिक विज्ञान के बच्चों के लिए बताया था कि जो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक हैं वो चल रही हैं, और उसमें हमने पढ़ लिया था साहब आपका जो चैप्टर था बावड़ी। अब बावड़ी के बाद में कुछ और भी परंपरागत तकनीक मैंने आपको लिखाई थी, उसके बाद में चल रहे हैं आगे, और उसमें हमारा नंबर आता है तालाब। अब तालाब है क्या चीज़ है, कहाँ निर्मित किया जाता है, और राजस्थान के प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं। क्वेश्चन सीधा बन के आता है, ज़्यादा डीपली नहीं जाता है, इसमें से छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, और वो तालाब पूछता है राजस्थान के प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं। तो आगे चलते हैं, बात कर रहे हैं हम तालाब की। तो तालाबों में इसका निर्माण जो है वो धरातल के ढालू भागों के समीप किया जाता है। तालाबों को जो निर्माण किया जाता है वो धरातल के ऐसे क्षेत्रों के समीप किया जाता है जो ढालू भाग होते हैं। क्यों किया जाता है? ताकि वर्षा का जो जल है उसमें एकत्रित हो जाए, अपने आप प्रवाहित होकर के वर्षा पड़ी, वर्षा का जल नीचे गिरा धरातल पर, और वो प्रवाहित यानी बह करके सीधा पहुंच जाता है तालाबों में। इसीलिए इसका जो निर्माण है वो ढालू भागों के समीप किया जाता है। इसीलिए यह जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है। अच्छा, तालाबों से लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। पूछ लेता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि परंपरागत जल संरक्षण की वह तकनीक कौन सी है जिससे लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं, तो वो है साहब आपका तालाब। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन उठाता है वो। तालाबों का निर्माण है वो ढालू भाग के समीप किया जाता है धरातल के, जिसमें वर्षा का जल है वो आसानी से एकत्रित हो जाए, इसीलिए है परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। तालाबों से लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर रहे हैं हम राजस्थान के प्रमुख तालाबों की। अब राजस्थान के प्रमुख तालाब कौन कौन से हैं ये हम पढ़ने जा रहे हैं। राजस्थान के प्रमुख तालाबों में पहला जो तालाब है वह है हेमावास तालाब। यह तालाब राजस्थान का एक जिला पड़ता है, पाली जिला उसमें स्थित है। सीधा क्वेश्चन आएगा, हेमावास तालाब स्थित है तो वो पाली में, या हेमावास तालाब का निर्माण किया गया है राजस्थान के जिले पाली में। आपको ध्यान रखना है, बानकिया और सेनापानी दोनों तालाब एक ही जिले में स्थित हैं, चित्तौड़गढ़ में। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन करके आता है कि बानकिया तालाब और सेनापानी जो तालाब है वो कौन से जिले में निर्मित किए गए हैं, तो वो है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगला है मेजा तालाब। अब मैंने कल आपके लिए एक परियोजना पढ़ाई थी, मेजा बांध परियोजना, और उसमें बताया था कि भीलवाड़ा में एक नदी प्रवाहित होती है, कोठारी नदी, और उस कोठारी नदी पर बांध बनाया गया है मेजा बांध। तो मेजा बांध और मेजा परियोजना भीलवाड़ा जिले में स्थित है, और मेजा तालाब भी कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। सरेरी तालाब भी भीलवाड़ा जिले में ही स्थित है, राजस्थान का जिला पड़ता है भीलवाड़ा, उसमें सरेरी तालाब भी स्थित है। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है कि गड़ीसर तालाब और गजरूप सागर तालाब कहाँ स्थित हैं। दोनों ही बड़े 2 बार पूछे हुए क्वेश्चन हैं, हाफ ईयरली एग्जाम में भी पूछा हुआ है और ईयरली एग्जाम में भी पूछा हुआ है, जो वार्षिक एग्जाम होती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है 1 नंबर का यहाँ से। गड़ीसर तालाब और गजरूप सागर जो तालाब हैं वो जैसलमेर में स्थित हैं, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही तालाब। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ, तालाब में से अगर क्वेश्चन आएगा तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन आएगा। ध्यान रखना है आपको, तालाबों से लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन सीधा दे सकता है कि जल संरक्षण की वह तकनीक कौन सी है जिससे लोगों की सामाजिक और धार्मिक भावनाएं जुड़ी रहती हैं, तो वो है तालाब। तो और बाकी राजस्थान के प्रमुख तालाब आपको मैंने बता दिए हैं। हेमावास तालाब पाली में है, बानकिया तालाब चित्तौड़गढ़ में है, सेनापानी तालाब भी चित्तौड़गढ़ में है, मेजा तालाब भीलवाड़ा में है, और सरेरी तालाब भीलवाड़ा में है। और 2 तालाब हैं गड़ीसर और गजरूप सागर तालाब, ये जैसलमेर में स्थित हैं। आगे बात कर रहे हैं हम झीलों की। अभी तालाब और अब झीलें। तो झीलों के बारे में अध्ययन किया है, तो प्राचीन काल में इनका जो निर्माण होता था वो स्थानीय शासकों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा और बंजारों के द्वारा कराया गया है। अधिकांश जो झीलों का निर्माण कराया गया है वो प्राचीन काल में वो स्थानीय क्षेत्रों के, यानी जिस क्षेत्र में झील का निर्माण है उसी स्थानीय क्षेत्रों के या तो शासकों ने करवाया है, या साहूकारों ने करवाया, जो पैसे वाले लोग होते थे उन्होंने, या फिर बंजारों द्वारा कराया गया है। जो बंजारे जो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे वो लोग क्या है, अपनी पूर्ति के लिए झीलों का निर्माण कराते थे। स्थानीय क्षेत्रों में बहते हुए जल का संरक्षण करने का यह सर्वाधिक प्रचलित स्रोत है, यानी कि जो स्थानीय क्षेत्रों में जो जल बहता है वर्षा का,
और जो व्यर्थ हो जाता है उस जल को इकट्ठा करने के लिए ये जल संरक्षण का बहुत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रचलित स्रोत है। कौन सा? झील। आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन कि बहते हुए जल संरक्षण के लिए सर्वाधिक प्रचलित स्रोत कौन सा है, तो वो झील है। इससे पेयजल के साथ साथ सिंचाई की पूर्ति भी की जाती है। अब देखिए, इससे पीने के पानी के साथ साथ पीने की आपूर्ति तो की जाती है, लेकिन इससे सिंचाई के लिए नहरें भी निकाली जाती हैं झीलों से। ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और जब पेयजल के साथ साथ सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं तो इसका उद्देश्य हो जाता है कि उस स्थानीय क्षेत्र का आर्थिक विकास करती है। ये आर्थिक विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मैंने अगला पॉइंट बना करके लिखा है कि झीलें स्थानीय क्षेत्रों के आर्थिक विकास में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इससे पेयजल और सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं ताकि हमारी कृषि है वो कृषि में सर्वाधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है नहरी प्रणाली के द्वारा। एक पॉइंट यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो सीधा क्वेश्चन बन करके आता है। अब देखिए, एक विद्वान हुआ था कौटिल्य, जिसको आप चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। उसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री हुआ था। घनानंद नाम के व्यक्ति को आप जब अपनी किताब में हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक विद्वान था घनानंद नाम का, और उस घनानंद को इस कौटिल्य ने ही क्या किया था, इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित करवाया था युद्ध में, और तब मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। इसी चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये आपकी किताब में दिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। अब ये पूछा जा सकता है कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है, तो वो अर्थशास्त्र। दूसरा, कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सी झील का निर्माण करवाया, तो सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। क्वेश्चन को थोड़ा सा उलटफेर कर सकता है, बाकी सब आपके सामने है। आगे बात कर रहे हैं हम राजस्थान की प्रमुख झीलों की। राजस्थान में कुछ झील दे रखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट झीलें हैं, और उनका सर्वाधिक उपयोग है वो किया जाता है राजस्थान में, क्योंकि सिंचाई के लिए राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई झीलों के द्वारा या नहरों के द्वारा ही की जाती है। चलते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों में बात कर रहे हैं हम। उदयपुर में 2 झीलें दे रखी हैं आपकी किताब में जो प्रमुख हैं, फतेह सागर झील और पिछौला झील, दोनों की दोनों ही उदयपुर में है। ये हमको ध्यान रखना है। उदयपुर में कौन कौन सी झीलें हैं, वो हैं फतेह सागर झील और पिछौला झील। अगली है आना सागर झील जो अजमेर में स्थित है। टोरडी सागर झील टोंक में स्थित है। ताल छापर झील चूरू में स्थित है। बांकली झील जालौर में स्थित है। नवलखा झील है वो बूंदी में स्थित है। सरदार समंद झील है वो पाली में स्थित है। और नौचौकी की पाल झील है वो राजसमंद में स्थित है। ये कुछ झीलें दे रखी हैं आपकी किताब में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। फतेह सागर और पिछौला उदयपुर में स्थित हैं। आना सागर अजमेर में स्थित है। टोरडी सागर टोंक में स्थित है। ताल छापर चूरू में, बांकली जालौर में, नवलखा बूंदी में, और सरदार समंद झील है वो पाली में है। नौचौकी की पाल झील ये राजसमंद में स्थित है। इस प्रकार आपकी ये झील जो है ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इसलिए बड़ा ही ध्यान देना है आपको। कई क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आगे आपका जो दे रखा है वो दे रखा है नाड़ी। अब नाड़ी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, तो बात कर रहे हैं हम नाड़ी की। अभी हमने झील और झील के बाद में नाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। नाड़ी भी जल संरक्षण का एक तकनीक का एक स्रोत रहा है, जो तालाब का एक छोटा रूप होता है। नाड़ी जो होता है वो तालाब का एक छोटा रूप होता है जो रेतीले क्षेत्रों में रेगिस्तान में कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर जहाँ सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है उन क्षेत्रों में 4-5 मीटर गहरा गड्ढा खोद करके ये बनाया जाता है नाड़ी को। पश्चिमी रेगिस्तान में नाड़ी सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो पूछ लेता है कि नाड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो वो पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी रेगिस्तान में या पश्चिमी राजस्थान में कह सकते हैं आप, वहाँ पाई जाती हैं। आगे बात चल, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है कि नाड़ी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो वो पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी राजस्थान आप लिख सकते हैं उत्तर में। अगला है टांका। परंपरागत जल संरक्षण तकनीक का प्रमुख और सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है, और ये कई बार पूछा हुआ है। पिछले साल यही पूछा गया क्वेश्चन है कि टांका, सर्वाधिक टांकों का निर्माण कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो वो पश्चिमी राजस्थान में किया जाता है। हर घर और हर खेत में टांकों का निर्माण किया जाता है, क्योंकि पानी की कमी पाई जाती है। तो वर्षा काल में जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए और इन टांकों का जो है घरों में या खेतों में निर्माण किया जाता है। प्रत्येक घर और प्रत्येक खेत में टांके का निर्माण किया जाता है। तो पश्चिमी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है टांका। इसका निर्माण प्रत्येक घर या खेत में किया जाता है, जो कि 6 से 7 मीटर गहरा होता है।
होता क्या है कि इस टाँके को जो बजरी होती है, बजरी, सीमेंट और राख के लेप से लेप दिया जाता है इसकी दीवारों को अंदर से। धरातल में खोदा जाता है, 6 से 7 मीटर गहरा होता है, और इसकी जो चारों दीवारें होती हैं उन दीवारों को बजरी, रेत और राख से क्या कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है या मल दिया जाता है। जैसे हम घर बनाते हैं, घरों की दीवारों को हम क्या करते हैं, प्लास्टर बना देते हैं, उसी प्रकार इसकी जो दीवारें होती हैं उनको भी हम क्या कर देते हैं, प्लास्टर युक्त कर देते हैं, ताकि वो रिसाव ना हो, जल का रिसाव कहीं और ना हो मिट्टी में, इसलिए, और अधिक समय तक पानी उसमें बना रहे। इसका निर्माण वर्षा काल में घरों की छत के पानी को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। अब घरों में जो निर्माण किया जाता है वो बिल्कुल जो छत होती है उसके नज़दीक में, जहाँ से पानी नीचे गिरता है उसके नीचे किया जाता है, ताकि जो वर्षा का जल है वो इसी टाँके में एकत्रित हो जाए। उसके लिए इस टाँके का निर्माण है वो किया जाता है। घर की छत के बिल्कुल जहाँ पानी गिरेगा उस स्थान पर इसका निर्माण किया जाता है, ताकि वर्षा को जो जल है वो इसमें इकट्ठा हो जाए। इसके ऊपरी भाग को स्थानीय संसाधनों के द्वारा ढक दिया जाता है। स्थानीय संसाधन कह सकते हैं कि पत्थरों के द्वारा ढक दिया जाता है या घास के द्वारा ढक दिया जाता है, ताकि उसमें कोई गंदगी या कोई कीड़े मकोड़े ना गिरें, इसके लिए उसको ढक दिया जाता है। और फिर लंबे समय तक उसको या तो पेयजल के रूप में काम में लेते हैं या फिर सिंचाई के लिए भी काम में ले लिया जाता है। खेतों में जो बनाया है उसको सिंचाई के रूप में काम में लेते हैं, घरों में जो है उसको पेयजल या अन्य कार्यों के लिए काम में लेते हैं। तो ये टाँका है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि टाँका सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, तो वो पश्चिमी राजस्थान में, और प्रत्येक घर और खेत में इसका जो है निर्माण किया जाता है। हाँ, तो आगे चलते हैं, आगे बात कर रहे हैं हम जोहड़ की। तो इसमें से जो एकमात्र क्वेश्चन निकल के आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जोहड़ कहाँ पाए जाते हैं, तो वो शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं या फिर हरियाणा में पाए जाते हैं। तो यही क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा बनता है। टाँके का बड़ा रूप होता है जोहड़, थोड़ा बड़ा होता है, गोलाकार होता है, और यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में और हरियाणा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यही क्वेश्चन बनता है कि जोहड़ जो होता है वो परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक है। इसमें वर्षा के जल को इकट्ठा किया जाता है और सिंचाई व पेयजल की पूर्ति की जाती है। तो ये जो पाया जाता है वो सर्वाधिक राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में और हरियाणा में पाया जाता है, और यही इसमें से इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि जोहड़ सर्वाधिक पाए जाते हैं तो राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में और हरियाणा में। अगला है बेरी या छोटी कोई। अब देखिए, मैंने आपके लिए कल ही बता दिया था कि ये जो बेरी या छोटी कोई होती है ये तालाब के मध्य में निर्मित की जाती है। तालाब के मध्य में एक कुआं सा बनाया जाता है, छोटा कुआं होता है, ज़्यादा गहरा नहीं होता है, 5-6 मीटर का गहरा गड्ढा खोद करके बनाया जाता है, ताकि तालाब का जो पानी है उसमें इकट्ठा रहे। इसे स्थानीय भाषा में बेरी कहा जाता है। अब जो बेरी या छोटी कोई है, इसे स्थानीय भाषा में, यानी जिस क्षेत्र में बनाया गया उसी क्षेत्र में इसको बेरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो बेरियां पाई जाती हैं, कोइयाँ पाई जाती हैं, वो सर्वाधिक बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती हैं। पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी राजस्थान के 2 क्षेत्रों में, 2 जिलों में पाई जाती हैं, बाड़मेर और जैसलमेर में। सीधा क्वेश्चन आता है, राजस्थान में सर्वाधिक बेरी या कोई कहाँ पाई जाती हैं, तो वो बाड़मेर और जैसलमेर में पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मोस्ट बन जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। इसमें एकत्रित जल का उपयोग ग्रीष्म ऋतु में वर्षा जल सूखने के बाद किया जाता है। इसमें जो जल इकट्ठा किया जाता है उसका उपयोग कब किया जाता है, जब ग्रीष्म काल में वर्षा द्वारा जो प्राप्त जल है वो सूख जाता है, उसका उपयोग पूरा हो जाता है। जब जल नहीं रहता है वर्षा का, उसके बाद में फिर इसका उपयोग किया जाता है बेरी या छोटी कोई में एकत्रित जल का उपयोग। तो ये हमको ध्यान रखना है कि वर्षा जो बेरी या कोई है उसमें जो जल एकत्रित किया गया है उसका उपयोग कब किया जाता है, तो वो किया जाता है ग्रीष्म ऋतु में, जब वर्षा का जल सूख जाता है उसके बाद। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखना आप। आगे चलते हैं खड़ीन की ओर। तो हाँ, तो बात कर रहे हैं हम खड़ीन की। तो देखिए, खड़ीन क्या है। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण, एक ब्राह्मणों की एक जाति पाई जाती है, प्रजाति या गोत्र मान लीजिए उसको, पालीवाल ब्राह्मण, और जैसलमेर में सर्वाधिक पाए जाते हैं वो। तो उन्होंने एक तकनीक, जल प्रबंधन की एक तकनीक निर्मित की है, उसको खड़ीन कहा है उन्होंने, और वो तकनीक क्या है वो आपके सामने है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा निर्मित की गई जल प्रबंधन की तकनीक है, यह जल प्रबंधन की तकनीक है। इसका जो निर्माण किया जाता है वो पहाड़ी व पर्वतीय भागों पर, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय भाग होते हैं, उन भागों पर क्या होता है, उसके ढालू भाग पर कच्ची एवं पक्की मेड़, या तो कच्ची मेड़ होती है या पक्की दीवार जिसको बोलते हैं, मेड़ का मतलब दीवार, तो बना करके और वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता है।
इसके द्वारा रबी और खरीफ दोनों फसलों का उत्पादन किया जाता है। दोनों ही फसलों के उत्पादन में लाभदायक होती है खड़ीन जो होती है। अब इसके द्वारा जो कृषि की जाती है उसको खड़ीन की कृषि कहा जाता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन की कृषि कहलाती है। अगर कोई पूछ ले तो ध्यान रखना। बाकी आपको पता चल गया खड़ीन होता क्या है। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मण पाए जाते हैं। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए एक तकनीक बनाई। उन्होंने कहा है कि जो पहाड़ी और पर्वतीय भाग होते हैं उन पर वर्षा के जल को इकट्ठा करने के लिए कच्ची दीवार बना ली जाती है, पक्की दीवार बना ली जाती है, जिससे वर्षा के जल को इकट्ठा किया जा सकता है। जो ऊपर से प्रवाहित होकर के आता है उसको रोका जाता है। अगर वर्षा का जल अधिक हो जाए तो एक कोने को हटा देते हैं और उसमें से जो अतिरिक्त जल है उसको निकाल देते हैं, बाकी को फिर रख लेते हैं। और इससे क्या है, अधिक समय तक, लंबे समय तक नमी बनी रहती है, जिससे दोनों फसलें, रबी की फसल और खरीफ की फसल, दोनों के उत्पादन में ही लाभदायक ये होता है, लाभ मिलता है और दोनों फसलों का उत्पादन है वो किया जाता है। इसे कहते हैं खड़ीन। और इसके द्वारा जो कृषि की जाती है उसे कहते हैं खड़ीन की कृषि। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 8 जल संसाधन था, 10वीं क्लास की सामाजिक विज्ञान का। और ये चैप्टर इसी के साथ आपका हो जाता है समाप्त। इसके बाद में अगला चैप्टर हम चालू करने वाले हैं। अपनी पेन कॉपी लेकर के नोट्स ज़रूर बनाते चलें, रिवाइज करते चलें। अगले चैप्टर के लिए हम अगली क्लास लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। प्रिय विद्यार्थियों, आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ मेरी तरफ से और हमारी लकी एजुकेशन फैमिली की तरफ से। आपको बार बार और तहे दिल से शुभकामनाएं हमारे स्वतंत्रता दिवस के लिए। धन्यवाद।